BA द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र में आज हम एक प्रमुख विषय जनजाति ट्राइब की यहाँ व्याख्या करेंगे। जनजाति हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में पाई जाती है, जिसके हमारे समाज के विकास में उनका आदिम और मानव शास्त्रीय अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव का प्राणी शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक विकास धीरे धीरे हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रारंभ में संस्कृति नाम की कोई भी चीज का या तो मानव समाज में बिल्कुल से ही नहीं थी और थी भी तो बिल्कुल न के बराबर। यहाँ पर जो मानव जनजाति है उसके प्रारंभ में हमने देखा कि जो मानव शास्त्री हैं उनका ये अभिमत है कि मानव का प्राणी शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रारंभ में संस्कृति नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि संस्कृति का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। इसी नए की स्थिति से मानव जीवन और संस्कृति का धीरे धीरे विकास हुआ है। जिन लोगों ने अपने को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक विकसित कर लिया है उसे हम मोटे तौर पर मानव समाज के लोग कहते हैं। साथ ही अभी भी अनेक लोग जिनकी संस्कृति विकसित नहीं हो पाई है और ये लोग मानव जीवन के आदिम या आदि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार प्राणी शास्त्रीय विकास हुआ उसी तरह सांस्कृतिक विकास हुआ। तो जो सांस्कृतिक विकास करने वाले मानव समूह हैं वो प्राचीन आदि या जो आदिम का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उन्हें साधारणतया इस वर्ग में जनजाति वर्ग में रखा जाता है और उसकी रूप में विभिन्न देशों में जंगली, पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में निवास करते हैं। अर्थात जो सघन आबादी है, सघन गांव है, नगर हैं, उनसे दूर जंगलों में, पहाड़ों में, पठारों में या समाज से एक अलग समूह के रूप में जो निवास करते हैं, ये मानव तथा संस्कृति के आदि रूप हैं। इसलिए इन्हें आदिवासी कहते हैं। आदिवासियों का ही दूसरा नाम जनजाति है, जिनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से आज विवेचना करने वाले हैं। अब हम और इसकी परिभाषा को अधिक स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने के लिए जनजाति का अर्थ एवं परिभाषाओं की व्याख्या करेंगे। जनजाति मानव समाज के एक ऐसे अंग का प्रतिनिधित्व करती है जो मानव संस्कृति की प्राय आदि अवस्था में रहते हैं और इस दृष्टिकोण से वे अत्यधिक पिछड़े हुए होते हैं, विशेषतया सभ्य समाज के संदर्भ में। यहाँ हम ये और अधिक रूप से समझ सकते हैं कि जो मानव समाज के एक ऐसे अंग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानव संस्कृति की प्राय आदि अवस्था में रहते हैं और जो सभ्य और प्रगतिशील विकसित लोग हैं उनके मुकाबले थोड़ा पिछड़े हुए रहते हैं। पिछड़ापन के अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनका रहन सहन, खान पान, उनके शिक्षा, उनका जो आवास का तरीका, भाषा, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। गिलिन और गिलिन जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में परिभाषित करते हुए लिखा है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स ने भी सामान्य निवास स्थान को महत्व न देते हुए जनजाति को ऐसे समुदाय का सामाजिक समूह बताया है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। डॉक्टर जो रिवर्स है उन्होंने निवास स्थान को अधिक महत्व नहीं दिया है। उन्होंने सामान्य भाषा और उनके सामान्य भाषा के अलावा सामान्य उद्देश्यों के लिए कार्य करने की समूह की पद्धति पर जोर दिया है। भारत के जो इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जनजाति कई परिवार समूह है, ऐसे समुदाय है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य
बोली बोलता है, जो एक सामान्य भूभाग पर रहने का दावा करता है और जो हमेशा अंतर विवाह नहीं करता, भले ही प्रारंभ में करता हो। इस प्रकार हमने देखा कि जो इंपीरियल गजेटियर है, इस गजेटियर ने जनजाति को कई परिवारों को परिवार समूह का ऐसा समुदाय माना है जो सामान्य बोली बोलता है और एक भूभाग पर रहते हैं और उसमें सामान्यतः अंतर विवाह नहीं होता है। अब डॉक्टर मजूमदार ने उपरोक्त सभी परिभाषाओं को अपने में समाहित करते हुए अपनी परिभाषा में लिखा है, एक जनजाति अनेक परिवारों का समूह है या संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक सामान्य निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय का उपयोग के विषय में कुछ नियमों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं, जिसे एक सामान्य हम आर्थिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। मजूमदार ने उपरोक्त परिभाषा में जनजाति की सामान्य परिभाषाओं को पूरी तरह से समाहित किया है और उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम भी एक स्पष्ट यहाँ पर समग्र परिभाषा दे सकते हैं कि जो जनजाति एक निश्चित भूभाग में रहने वाला एक आदिम मानव समूह है, जो एक मानव समाज एक सामान्य भाषा, धर्म, प्रथा, परंपरा, व्यवसाय और अन्य सामाजिक नियमों के द्वारा एक सूत्र में बंधकर सामाजिक संगठन को जन्म देता है। इस प्रकार जनजाति के इस जो परिभाषाओं में हमने देखा कि ये प्रमुख विशेषताएं समाज मानवशास्त्री रिचर्ड रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस पिचार्ड, फोर्ट्स, लोई, मुर्डॉक ने कहा है कि जनजाति एक विस्तृत परिवारों का समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है। वह समूह एक सामान्य भाषा और सामान्य नाम का प्रतिनिधित्व करता है, निश्चित सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों से संबंधित होता है। उन समूहों की एक सामान्य संस्कृति होती है और उस समूह के मध्य या जनजाति के मध्य सामुदायिक भावना आवश्यक रूप से सम्मिलित होती है। उस जनजाति समूह की आम तौर पे एक पारस्परिक आर्थिक क्रियाएं होती है, एक आर्थिक तंत्र होता है और जो पशुपालन से पूर्व अवस्था का धीरे धीरे क्रमिक कृषि आधारित व्यवस्था में विकास हुआ है, उसे भी हम जनजाति समूह मान सकते हैं। और आज हम अगर एक तुलनात्मक रूप से देखें तो ऐसा समूह है जिसमें आधुनिकीकरण व तकनीक का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हम समग्र रूप में ये कह सकते हैं कि जनजाति एक ऐसा विस्तृत समुदाय है जो अभी विकास की दौड़ में कहीं पीछे है वो हमारे समाज का सांस्कृतिक प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है, जो हमारी प्राचीन आर्थिक व्यवस्था है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है, हमारी प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह है। लेकिन वहाँ पर अभी धीरे धीरे तकनीक एवं उसका विकास है, शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर जो दूसरी अनेक स्वतंत्रताएं हैं वो इतनी नहीं है, यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव है। इन सभी कारणों से जनजाति समाज आज भी, क्योंकि इनके जो स्थान है वो दुर्गम और दूरस्थ स्थलों पर होते हैं, तो वहाँ से उन लोगों को जो सुविधाएं हैं, साधन हैं, इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध पाते हैं, इसलिए वो अपने उस तंत्र से कटे हुए रहते हैं। धन्यवाद।